पॉलिटिकल साइंस की सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है पॉलिटिकल डेवलपमेंट। तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट में हमने देख लिया था कि जनता की भागीदारी यदि बढ़ती है और अधिकारों की मांग की जाती है जनता द्वारा, लोकतंत्रीकरण होता है, धर्मनिरपेक्षता आती है, जनता की जागरूकता बढ़ती है, यदि ये सब किसी व्यवस्था में होता है तो वो राजनीतिक विकास है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट के जो फादर हैं वो ल्यूशियन पाई हैं, उनके विचार हमने पूरे कर लिए हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक, उसके सेकंड विचारक पॉलिटिकल डेवलपमेंट में हमारा जो सेकंड विचारक आमंड हैं, उन्हें पढ़ेंगे हम। तो ये भी वैसे ही बिल्कुल आसान है, जैसे ल्यूशियन पाई को पढ़ा है, लगभग उन्हीं से ही मिलता जुलता आमंड के विचार हैं। तो ल्यूशियन पाई की एक्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो 1966 में लिखी थी, वैसे ही आमंड ने भी एक पुस्तक लिखी है। देखो, आमंड ने 1960 में एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरिया। पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज की बात करते हैं। आमंड कहते हैं डेवलपिंग एरिया, विकासशील क्षेत्र। ठीक है, वहाँ पे विकासशील क्षेत्रों में हमने देखा था सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में बहुत सारे राष्ट्र नव उदय हुए थे, उनका नया स्वतंत्रता मिली थी और उनमें अभी डेवलपमेंट कैसा चलना है। तो इन्होंने अपनी पुस्तक का नाम लिखा है पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरिया। 1960 में इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी है। तो इन्होंने बताया कि राजनीतिक विकास क्या है। तो राजनीतिक विकास में आमंड ये बताते हैं कि एक तो भूमि का विभिन्नीकरण होना चाहिए। भूमिका का अर्थ होता है रोल के मेरा रोल क्या रहेगा, मेरा कार्य क्या रहेगा, आपका रोल क्या है। ऐसे रोल माने भूमिका या कार्य। तो कार्य क्या है, तो जिनके भूमिकाएं हैं वो विभिन्नीकरण, बहुत सारी भूमिकाएं होनी चाहिए, बहुत सारे कार्य करने वाले होने चाहिए, ये तो राजनीतिक विकास माना जाएगा। सेकंड उन्होंने जो बात कही वो कही संस्कृति का लौकिकीकरण होना चाहिए। यहाँ पे कल्चर क्या है, कल्चर प्रत्येक धर्म की कल्चर है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, सबकी जो कल्चर है वो सब में विराजमान होने चाहिए। सब एक दूसरे की कल्चर को अडॉप्ट करें, किसी की कल्चर से कोई दूसरा घृणा ना करे, अर्थात सेकुलर होना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। इसके साथ साथ में ये कहते हैं कि जो बहुत सारे धर्म होते हैं उनमें जो भेदभाव होते हैं वो भेदभाव नहीं होना चाहिए, बल्कि धर्मों के भेदभाव को समाप्त करना क्या कहलाता है, लौकिकीकरण। पूरे लोक में अनेक धर्म हैं, प्रत्येक का प्रत्येक धर्म से वास्ता है, कोई पर्टिकुलर एक धर्म के प्रति हमें घृणा नहीं करनी है, बल्कि क्या करना है, सबकी संस्कृति एक जैसी संस्कृति का लौकिकीकरण। तो इन्होंने क्या क्या बात बता दी, जैसे यदि हम पाई की बात करते हैं तो पाई ने बताया था कि संस्कृति का फैलाव, तो वही बात है, संस्कृति का लौकिकीकरण एक ही बात है। तो यहाँ पे भूमिका विभिन्नीकरण मतलब बहुत सारे रोल करने वाले लोग होने चाहिए। उन्होंने भी देखो, आमंड ने भी लक्षण बताए हैं 3, ऐसे ही पाई ने भी 3 लक्षण बताए थे, समानता, क्षमता, विभेदीकरण पाई ने बताया था। समानता उन्होंने कहा था जनता के संदर्भ में, क्षमता उन्होंने बताया था सरकार के संदर्भ में, और विभेदीकरण देखो कि जो संरचनाएं हैं, राजनीतिक संरचनाएं हैं, वो बहुत प्रकार की होनी चाहिए। संरचनाएं एक विशिष्ट कार्य को करने वाली एक विशिष्ट संरचना होनी चाहिए, ये बात उन्होंने पाई ने बताई थी। ठीक है, अब पाई और आमंड की यदि हम तुलना करते हैं तो आमंड क्या कहते हैं, राजनीतिक विकास के 3 लक्षण होते हैं।
तो राजनीतिक विकास के 3 लक्षण कौन कौन से हैं पाई के अनुसार? तो हमने समानता, क्षमता, विभेदीकरण कर लिया। अब हम करेंगे कि आमंड के अनुसार राजनीतिक विकास के 3 लक्षण कौन कौन से हैं। तो देखिए, संस्कृति का लौकिकीकरण, वही वाली बात आ गई। संस्कृति का लौकिकीकरण का अर्थ है सारी संस्कृति सारे के सारे लोगों में होनी चाहिए, कोई पर्टिकुलर एक संस्कृति नहीं होनी चाहिए, सब लोगों में संस्कृति एक जैसी होनी चाहिए। यानी क्या है? धर्मनिरपेक्षता। तो धर्मनिरपेक्षता कहाँ होनी चाहिए? जनता के संदर्भ में होनी चाहिए। यहाँ पे आएगा जनता के संदर्भ में। तो धर्मनिरपेक्षता यानी सभी धर्म समान है। यदि हम तुलना करते हैं पाई से, तो ल्यूशन पाई की जो समानता थी वो यहाँ पे संस्कृति का लौकिकीकरण आ गया है। कैसे लौकिकीकरण आ गया है? धर्मनिरपेक्षता अर्थात सभी धर्म समान है। तो जो पाई ने, ल्यूशन पाई में ने समानता दी थी, वो समानता यहाँ पे क्या आ जाएगा? संस्कृति का लौकिकीकरण का अर्थ है ल्यूशन पाई की समानता। ये जनता के संदर्भ में है अर्थात सेकुलरिज्म हो जाएगा, धर्मनिरपेक्षता हो जाएगा। राजनीतिक विकास का जो सेकंड लक्षण आमंड ने बताया है वो बताया है उपव्यवस्था की स्वायत्तता। स्वायत्तता का अर्थ होता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ है उपव्यवस्था। उपव्यवस्था जैसे कि अब पंचायती राज है, केंद्र में अलग सरकार है, अलग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका है, राज्यों में अलग से कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका है, पंचायती राज व्यवस्था है। तो ये जो सारा है ये अपनी अपनी लेवल पे कैसा है? स्वायत्त है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, स्वायत्त है। तो जो उपव्यवस्था है वो कैसी होनी चाहिए? स्वायत्त होनी चाहिए। तो अर्थात क्या है? सत्ता एक जगह केंद्रित नहीं होके विभिन्न भागों में विकेंद्रीकृत होनी चाहिए। तो सत्ता क्या होना चाहिए? विकेंद्रीकरण होना चाहिए। यदि सत्ता बहुत सारे हाथों में बंटी होएगी तो सरकार की क्षमता बढ़ेगी। तो यदि उपव्यवस्था की स्वायत्तता है तो ये किसके संदर्भ में होएगा? ये सरकार के संदर्भ में। उपव्यवस्था की स्वायत्तता सरकार के संदर्भ में है। और समानता है ना, संस्कृति का लौकिकीकरण यानी समानता किसके संदर्भ में? जनता के संदर्भ में है। ल्यूशन पाई की जहाँ समानता है वहाँ संस्कृति का लौकिकीकरण आमंड का है। और यहाँ पे उपव्यवस्था की जो स्वायत्तता है, यहाँ पे सरकार की क्षमता बढ़ती है, सरकार के संदर्भ में है। तो ये जो ल्यूशन पाई की क्षमता के संबंध में हम एक तुलना के रूप में कर सकते हैं। क्षमता, ल्यूशन पाई की तो क्षमता आ जाएगी। यहाँ पे ल्यूशन पाई ने 3 विकास के लक्षण बताए थे। विकास के 3 लक्षण बताए थे, समानता, क्षमता, विभेदीकरण, है ना। तो यहाँ पे ये जो उपव्यवस्था की स्वायत्तता है ये क्षमता के तहत आ जाएगी। उसके बाद में आमंड जो तीसरा लक्षण राजनीतिक विकास का बताता है वो बताता है भूमिका विभिन्नीकरण। विभिन्न भूमिका। देखो पाई ने तो एक ही बात बताई थी। पाई ये कह रहा था कि जो संरचनाएं बहुत सारी होनी चाहिए, संरचनाएं बहुत सारी होनी चाहिए यानी विभेदीकरण होना चाहिए। लेकिन आमंड क्या कहता है? पाई के जैसे केवल संरचना ही नहीं होनी चाहिए बल्कि उनके कार्य भी अलग अलग होने चाहिए। यानी कार्य यानी भूमिका विभिन्नीकरण होना चाहिए, रोल भी अलग अलग करने चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये करते हैं पाई की विभेदीकरण से तुलना। विभेदीकरण में पाई ये कहता है कि सरकार में संरचनाएं ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन आमंड ये कहता है संरचनाओं के साथ साथ में रोल भी अलग अलग होने चाहिए। देखिए हम राजनीतिक विकास के तहत 2 थिंकर को पढ़ चुके हैं। पहला पढ़ लिया हमने ल्यूशन पाई, फादर ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, और दूसरा हमने आज पढ़ा है आमंड के अनुसार पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या है।
तो इन्होंने जो पुस्तक लिखी है पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरिया, यहाँ पे 1960 में इन्होंने बताया कि राजनीतिक विकास भूमिका विभिन्नीकरण है, संस्कृति का लौकिकीकरण है। फिर उन्होंने लक्षण 3 बताए थे। पहला लक्ष्य संस्कृति का लौकिकीकरण, उपव्यवस्था की स्वायत्तता और तीसरा है विकेंद्रीकरण। तो यहाँ पे पाई से यदि तुलना करते हैं तो समानता तो यहाँ पे आ जाता है कि संस्कृति का लौकिकीकरण, उपव्यवस्था की स्वायत्तता यहाँ पे क्षमता से तुलना हो जाती है और भूमिका विभेदीकरण से तुलना हो जाती है। तो इस प्रकार अभी आमंड का राजनीतिक विकास के बारे में क्या विचार थे वो हमने पूरे किए। एक तीसरा और महत्वपूर्ण थिंकर जो है वो है सैमुअल हंटिंगटन। सैमुअल हंटिंगटन, जो हंटिंगटन है उसकी पुस्तक है पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड डीके। देखो ये एक शब्द नया है, एक शब्द नया है जो कि शब्द क्या है, डीके। डीके का अर्थ होता है पतन। 1965 में 1965 में सैमुअल हंटिंगटन ने एक बात राजनीतिक विकास के साथ में पतन की भी बात कह दी कि राजनीतिक विकास तो होता है लेकिन पतन भी हो जाता है। तो विकास के साथ साथ में पतन की बात करने वाला विचारक कौन है, सैमुअल हंटिंगटन। तो देखिए सैमुअल हंटिंगटन क्या कहता है कि यदि जनता की भागीदारी बढ़ती है, लोकतंत्रीकरण बढ़ता है, यदि जागरूकता बढ़ती है, जनता की मांगे बढ़ती है तो विकास है। ठीक है, ये तो सारे ही कह रहे हैं, लेकिन ये क्या कह रहा है कि मांगे बढ़ रही है, लोगों की चेतना बढ़ रही है, लोगों की भागीदारी बढ़ रही है, जनता की गतिशीलता बढ़ रही है और ये सब बढ़ रहा है तो विकास है। लेकिन यदि इन बढ़ते हुए के साथ साथ में संरचनाओं का विकास नहीं हो रहा है, यदि विविधीकरण नहीं हो रहा है, यदि विभेदीकरण नहीं हो रहा है, संरचनाओं का विकास नहीं हो रहा है तो क्या होगा, तो पतन हो जाएगा, तो व्यवस्था का पतन हो जाएगा। अर्थात मांग जैसे जैसे जनता की उठती है वैसे वैसे यदि इसकी सरकार की क्षमता होगी तो पूर्ति भी होगी। तो मांग के साथ साथ में पूर्ति यदि बढ़ती रहती है तो विकास रहता है, और यदि मांग जनता की मांगों के अनुरूप पूर्ति नहीं होती है तो क्या होगा, पतन होगा। और इसी मांगों के साथ में पूर्ति नहीं होने में क्या होगा, जनता के बीच में और सरकार के बीच में गैप आ जाता है, जिसे हंटिंगटन गैप हाइपोथेसिस कहता है। गैप परिकल्पना 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। हंटिंगटन के अनुसार गैप हाइपोथेसिस क्या है, ठीक है, गैप परिकल्पना क्या है, जनता की मांग अत्यधिक बढ़ जाना और सरकार में इतनी क्षमता नहीं होना। सरकार में क्षमता नहीं है और जनता की मांग बढ़ी हुई है तो क्या होगा, गैप आ जाएगा। तो यहाँ पे मांग व पूर्ति में गैप आने से जो पतन होता है वह गैप हाइपोथेसिस कहलाता है हंटिंगटन के अनुसार। अभी देखिए तो क्या कहना चाहता है हंटिंगटन, क्या कहना चाहता है कि राजनीतिक में सहभागिता होनी चाहिए और उसके साथ साथ में संस्था निर्माण भी होना चाहिए, संरचना का निर्माण भी होना चाहिए। जहाँ पे मांग बढ़ती है, सहभागिता बढ़ती है तो वहाँ पे संस्था संरचना का भी विकास होना चाहिए, तो गैप भी नहीं आएगा और गैप हाइपोथेसिस भी नहीं होगा और पतन भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से हंटिंगटन क्या कहता है, राजनीतिक विकास को संरचनाओं के साथ, संस्थाओं के साथ संस्थानीकरण व संस्थानीकरण के एक्शंस, उनकी प्रक्रिया, उनकी प्रोसीजर से जोड़ देता है। तो कौन सा ऐसा विचारक है जो राजनीतिक विकास को संस्थानीकरण और प्रक्रियाओं से जोड़ देता है, तो ऐसा विचारक हंटिंगटन है। तो आज हमने 2 विचारक किए हैं,
कि राजनीतिक विकास के संबंध में आमंड का क्या योगदान है और राजनीतिक विकास के संबंध में सैमुअल हंटिंगटन का क्या संबंध है, क्या विचार हैं। तो आज के अपने ये दो विचारक पूरे हुए। ल्यूशन पाई को हम पहले कर चुके हैं, रिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि राजनीतिक विकास के संदर्भ में रिक्स के क्या विचार हैं। तो इसे अच्छे से पढ़ लें और इसका तुम नोट डाउन कर लें और स्क्रीनशॉट ले लें ताकि तुम्हें आगे की क्लास में कोई भी प्रकार से मुश्किल नहीं आए।